आज हमारे सामने मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प जनजाति से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। गोंड जनजाति ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि सुना है भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो ये संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर गोंड समुदाय के जीवन, समाज और संस्कृति की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद है कि इन दस्तावेजों से वो खास बातें निकलें जो गोंड जनजाति की एक साफ तस्वीर पेश कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। जी। सबसे पहले ये आंकड़े ही देख लेते हैं। बताया गया है कि राज्य की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 23.22% यानी करीब 50.93 लाख लोग गोंड समुदाय से हैं। ये संख्या तो वाकई बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से 50 लाख से ज्यादा ये आंकड़ा ही अपने आप में इनके महत्व को बताता है। अब इनकी उत्पत्ति की बात करें तो स्रोत हमें कई दिशाओं में ले जाते हैं। अच्छा, जैसे? एक दिलचस्प मान्यता इन्हें कश्मीर पंडितों से जोड़ती है। हालांकि इसका कोई ठोस आधार इन दस्तावेजों में स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरी और शायद ज्यादा तार्किक लगने वाली व्याख्या इनके नाम को तेलुगु शब्द कोंड से जोड़ती है। कोंड? हाँ, कोंड, जिसका मतलब है पहाड़। अच्छा, तो नाम में ही उनके पारंपरिक निवास स्थान यानी पहाड़ी इलाकों की झलक है। ये बात उनके भौगोलिक वितरण से भी फिर मेल खाती होगी। बिल्कुल। और इस समुदाय ने विद्वानों का ध्यान भी काफी खींचा है। ब्रिटिश काल के स्टीफन हिस्लॉप का जिक्र आता है। हाँ, हिस्लॉप का नाम सुना है। उन्होंने अबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस में गोड़ों का काफी विस्तार से वर्णन किया है। उनका काम आज भी बहुत अहम माना जाता है, भले ही उनकी मृत्यु तो 1863 में हो गई थी। सर रिचर्ड टेम्पल का भी नाम है स्रोतों में, जिन्होंने इनका अध्ययन किया। इन अध्ययनों ने इनकी पहचान को बाहरी दुनिया के सामने लाने में मदद की। स्रोतों में इनकी प्रजाति को प्रोटो ऑस्ट्रालॉइड समूह का बताया गया है। अच्छा, अब जरा इनके फैलाव पर आते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ-कहाँ बसे हुए हैं? जैसा आपने कहा, नाम और निवास स्थान जुड़े हुए लगते हैं। ये मुख्यतः दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के जो पहाड़ी और वन क्षेत्र हैं वहां केंद्रित हैं। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये जिले तो इनके गढ़ माने जा सकते हैं। और नर्मदा घाटी का बेजिक्र है। लगता है नदी के आसपास का क्षेत्र भी इनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। हाँ, नर्मदा घाटी के दोनों तरफ इनका विस्तार मिलता है। इन मुख्य जिलों के अलावा भी शहडोल, सागर, दमोह, सतना, फिर उधर खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर जैसे कई और जिलों में भी इनकी अच्छी खासी आबादी है। मूलतः विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के इलाके इनके घर रहे हैं। शारीरिक बनावट के बारे में जो विवरण इन स्रोतों में है, वो कहता है कद छोटा, रंग गहरा काला, होंठ मोटे, नाक चपटी और चौड़ी, मुंह चौड़ा। और स्त्रियां पुरुषों से कद में और छोटी होती हैं। स्वभाव के बारे में भी कुछ बताया गया है ना, एक सामान्य सा अवलोकन दिया गया है कि ये स्वभाव से विनम्र और भरोसेमंद होते हैं। जाहिर है ये एक सामान्यकरण है, हर व्यक्ति तो अलग होता है, लेकिन समुदाय की एक छवि ऐसी बताई गई है इन पेपर्स में। चलिए अब समाज के अंदर झांकते हैं। गोंड समाज की बुनियाद क्या है? स्रोतों में गोत्र व्यवस्था का जिक्र काफी प्रमुखता से है, जिन्हें कुर भी कहा जाता है शायद। हाँ, कुर। और ये व्यवस्था काफी जटिल और परतदार लगती है। एक जगह देवताओं की पूजा के आधार पर 7 प्रमुख गोत्रों का उल्लेख है, जैसे परती, बसूला, पास, कुल्हाड़ी। लेकिन वहीं रोपी गांव के एक अध्ययन का हवाला देते हुए 62 अलग-अलग गोत्रों की सूची दी गई है। 62 एक ही गांव में? हाँ, ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर विविधता बहुत ज्यादा है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। बुढ़ाशल कुर और देवगढ़ का भी जिक्र है। इनका क्या मतलब है? स्रोत बताते हैं कि 12 विशिष्ट गोत्रों के समूह को बुढ़ाशल कुर कहा जाता है। शायद ये किसी खास सामाजिक या अनुष्ठानिक समूह की ओर इशारा करता होगा। और 7 गोत्रों का मूल निवास स्थान देवगढ़ बताया गया है, जो शायद उनके इतिहास में किसी महत्वपूर्ण केंद्र की तरफ संकेत करता है। ये गोत्र व्यवस्था सिर्फ पहचान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विवाह संबंधों को भी नियंत्रित करती है। ये तो हुई गोत्र की बात। गांव के स्तर पर रोजमर्रा का सामाजिक जीवन कैसे चलता है? क्या कोई पारंपरिक पद या व्यवस्था है? बिल्कुल है, और काफी विस्तृत व्यवस्था का जिक्र मिलता है। गांव का एक मुखिया होता है जो प्रमुख है। एक और महत्वपूर्ण पद मुकद्दम का है, जिसे कहीं कहीं गोटिया भी कहते हैं। मुकद्दम या गोटिया? हाँ, ये मुखिया जैसा ही होता है और राजस्व इकट्ठा करने का काम भी करता है। फिर भंडारी है, जिसके नाम से ही स्पष्ट है, अनाज भंडारण का जिम्मेदार। दीवान, मुखिया का सलाहकार या सूचना देने वाला। कोटवार, गांव का चौकीदार या सुरक्षाकर्मी। और एक दिलचस्प भूमिका बरुआ या गेंटिया की है। बरुआ गेंटिया ये क्या करते हैं?
ये तांत्रिक क्रियाएं झाड़ फूंक और शायद बीमारियों के इलाज से जुड़े होते हैं। अच्छा, तो ये तो पूरी तरह आत्मनिर्भर व्यवस्था लगती है जिसमें प्रशासन, सुरक्षा, भंडारण, यहाँ तक कि आध्यात्मिक या चिकित्सा जरूरतें भी शामिल है। पंचायत का स्वरूप कैसा बताया गया है? पंचायत व्यवस्था भी पारंपरिक रूप से मौजूद है। इसमें मांझी को प्रमुख बताया गया है, उसके बाद कोटवार, फिर भूमका जो पुजारी जैसा होता है, और देवार का स्थान आता है जो देवस्थानों की देखभाल करता है। ये गांव के झगड़े निपटाने और नियम कायदे बनाए रखने का पारंपरिक तरीका है इनका। परिवार के स्तर पर देखें तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था बताई गई है, यानी परिवार का मुखिया पुरुष होता है। रिश्तों के नाम भी खास हैं: दादा, पिता के पिता, दाई, पिता की माँ, बैया, बड़ी बहन, बाबू, ससुर, लावा, छोटे भाई की पत्नी, भौजा, बड़े भाई की पत्नी, दादा भाई, माता पिता, भाई तो भतीजे। ये शब्दावली उनके पारिवारिक संबंधों की संरचना को दर्शाती है। और एक बहुत अच्छी बात जो इन स्रोतों में उभर कर आती है वो है मेहमान नवाजी का महत्व। ये बताया गया है कि हर गोंड घर में मेहमानों के लिए एक अलग साफ सुथरा कमरा रखने की परंपरा है। अरे वाह! ये सिर्फ एक रिवाज नहीं लगता, बल्कि उनके सामाजिक मूल्यों और अपनेपन की भावना का प्रतीक है ना? हाँ, ये वाकई खास बात है। अब गौंड समुदाय के अंदर की विविधता पर आते हैं। स्रोतों में उप जनजातियों का जिक्र है। इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? मुख्य रूप से दो आधार दिखते हैं। पहला है उनका पारंपरिक व्यवसाय और दूसरा है उनकी सामाजिक स्थिति या निवास स्थान। ये वर्गीकरण दिखाता है कि गोंड कोई एक मतलब अखंड समूह नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे समूहों का एक बड़ा समुदाय है। व्यवसाय के आधार पर कौन से प्रमुख समूह हैं? इनमें अगरिया हैं, जिनका पारंपरिक काम लोहा गलाकर औजार बनाना रहा है। प्रधान हैं, जो पूजा पाठ कराते थे और गोंड राजाओं की वंशावलियां गाकर सुनाते थे। अच्छा, इतिहासकार जैसे। हाँ, एक तरह से इतिहास और परंपरा को जिंदा रखने वाले ओझा हैं, जिन्हें तांत्रिक, वैद्य और झाड़ फूक करने वाला माना जाता है। कोयला भूतिस नाचने गाने वाले समुदाय के रूप में जाने जाते हैं, और सोलास बड़ाई का काम करने वाले बताए गए हैं। ये दिखाता है कि समुदाय के भीतर काम का एक तरह का बंटवारा था। और सामाजिक स्थिति या निवास के आधार पर क्या भेद है? यहाँ मुख्य विभाजन राजगोंड और धुरगोंड के बीच बताया गया है। राजगोंड खुद को उच्च मानते हैं, ये ऐतिहासिक रूप से जमींदार या शासक वर्ग से जुड़े रहे हैं। धुरगोंड सामान्य गोंड माने जाते हैं। ठीक है। एक मुरिया गोंड समूह का भी उल्लेख है, जिन्हें स्रोतों में अत्यंत पिछड़ा माना गया है। कुछ जगहों पर पांडव, भूमिया और भुइहार को भी गोंड की उप जनजाति बताया गया है, जिससे ये वर्गीकरण और भी जटिल हो जाता है। और अलग-अलग विद्वानों ने भी अपने वर्गीकरण दिए हैं, है ना? बिल्कुल। स्टीफन फुक्स ने देवगोंड, सूर्यवंशी गोंड जैसे 4 सामाजिक वर्ग बताए। हिस्लॉप ने तो 12 और आधे प्रकार के गोंडों, राजगोंड, रघुवंशी आदि का जिक्र किया। जेंकिंस ने भौगोलिक आधार पर मंडला गोंड, खतुलाहा गोंड वगैरह में बांटा। और मजे की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में 50 से ज्यादा उपजातियां दर्ज हैं। 50 से ज्यादा? ये तो सचमुच बहुत बड़ी विविधता है। इतनी विविधता के बीच विवाह संबंध कैसे स्थापित होते होंगे? स्रोतों में विवाह की कई पद्धतियों का जिक्र है। हाँ, और ये पद्धतियां उनके समाज की जटिलता और लचीलेपन दोनों को दर्शाती हैं। सेवा विवाह का जिक्र है, जहां लड़का शादी से पहले लड़की के घर रहकर काम करता है, शायद अपनी योग्यता साबित करने के लिए। अच्छा। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है दूध लौटावा। दूध लौटावा? इसका क्या मतलब है? ये नाम तो बड़ा अजीब है। हाँ, नाम थोड़ा अनोखा है। ये असल में ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह की प्राथमिकता को दर्शाता है। यानी मामा की बेटी से बुआ के बेटे का, या बुआ की बेटी से मामा के बेटे का विवाह। स्रोत बताते हैं कि इसे बहुत वरीयता दी जाती है। क्यों? इसका कोई कारण बताया गया है? स्रोत इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डालते कि क्या इससे संपत्ति या रिश्तेदारी एक सीमित दायरे में बनी रहती है या कोई और वजह है, लेकिन ये प्रथा महत्वपूर्ण बताई गई है। दिलचस्प है। और कौन सी प्रथाएं हैं? एक है पेट्रोल विवाह। इसमें लड़की अपनी इच्छा से या एक तरह से जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहने लगती है, और समाज इसे बाद में मान्यता दे देता है। जबरदस्ती? हाँ, मतलब ये शायद लड़की की पसंद को भी एक तरह से जगह देता है, पर तरीका थोड़ा अलग है। फिर लमसेना या लमनाई विवाह भी सेवा विवाह जैसा ही है। इसमें लड़का होने वाले ससुर की एक तय अवधि तक सेवा करता है, उसे लमनाई कहते हैं, और फिर उसकी शादी होती है। और वो पठौनी विवाह, जिसमें लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है, ये तो आम रिवाज से बिल्कुल उल्टा है।
हाँ, ये काफी अनोखा है। स्रोत सिर्फ इस प्रथा का उल्लेख करते हैं, इसके पीछे के कारण या संदर्भ पर विस्तार से नहीं बताते, लेकिन इसका जिक्र होना ही अपने आप में खास है। इनके अलावा चढ़ विवाह यानी सगाई, विधवा विवाह, अपहरण विवाह और बहुपत्नी विवाह का भी चलन स्रोतों के अनुसार रहा है। विवाह की इतनी सारी पद्धतियां वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। अच्छा, अब उनके रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक आधार पर आते हैं। मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि ही मुख्य आधार है, जैसा कि भारत के कई ग्रामीण समुदायों का है, लेकिन इनकी खेती के तरीकों में कुछ खास बातें हैं। पारंपरिक रूप से ये झूम खेती करते रहे हैं। हाँ, झूम खेती। जिसे स्थानीय तौर पर धैया या बेवार कहा जाता है। इसमें जंगल के किसी हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती की जाती है और फिर जमीन को परती छोड़कर नई जगह चले जाते हैं। ये तरीका पर्यावरण के लिहाज से अब थोड़ा विवादित है, लेकिन ये उनकी पारंपरिक जीवन शैली का हिस्सा रहा है। एक दीपा खेती का भी जिक्र है, वो क्या है? स्रोत बताते हैं कि दीपा खेती में खेत के चारों ओर ऊंची मेड़ बनाकर पानी रोका जाता है और फिर उसमें खेती होती है। ये शायद कम बारिश वाले इलाकों में या धान जैसी फसल के लिए पानी सहेजने का तरीका हो सकता है। अब स्थायी खेती भी आम हो गई है। फसलें कौन सी उगाते हैं? पारंपरिक रूप से कोदो, कुटकी, बाजरा जैसे मोटे अनाज इनकी मुख्य फसलें रही हैं। ये कम पानी और कम उपजाऊ जमीन में भी हो जाती हैं और इनके भोजन का आधार भी हैं। अच्छा। रबी में गेहूं, चना, राई, मसूर, अलसी जैसी फसलें भी लेते हैं। पीने के लिए मोटे अनाज, खासकर चावल या मक्के के घोल से बना पेजा बहुत लोकप्रिय है। सुना है, काफी पौष्टिक होता है। पेजा, ठीक है। चलिए, अब संस्कृति के रंग देखते हैं। भाषा, नृत्य, संगीत, कला, इनकी अपनी भाषा एक गोंडी है ना? हाँ, और ये भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है। ये बात भौगोलिक दृष्टि से काफी रोचक है, क्योंकि मध्य भारत में ज्यादातर इंडो आर्यन भाषाएं बोली जाती हैं, पर गोंडी का संबंध दक्षिण भारत की भाषाओं से है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये उनके मूल या खवास के बारे में कुछ संकेत दे सकता है। हालांकि लिखने के लिए ये मुख्य रूप से देवनागरी लिपि ही इस्तेमाल करते हैं। और नाच गाना, स्रोत बताते हैं कि ये उनके जीवन का अहम हिस्सा है। बिल्कुल, इनके कई पारंपरिक नृत्य हैं जो अलग अलग मौकों पर किए जाते हैं। कर्मा नृत्य फसल कटाई या खुशी के मौकों पर होता है। सैला एक डंडा नृत्य है। कहुआ, भड़ौनी जो शादी के समय होता है। सुआ ये तोता नृत्य है जिसे महिलाएं करती हैं। ये सब उनकी संस्कृति की जीवंतता दिखाते हैं। गीतों का भी जिक्र है। पंडवानी, ददरिया, कर्मा, सुआ। पंडवानी तो महाभारत कथा गायन है। क्या ये गोंडों में भी उतना ही प्रचलित है? स्रोत इसका उल्लेख करते हैं। हालांकि पंडवानी मुख्यतः छत्तीसगढ़ की पहचान मानी जाती है, पर लगता है गोंड समुदाय में भी इसका प्रभाव और चलन रहा है। ददरिया प्रेम गीत हैं। कर्मा और सुआ गीत नृत्यों के साथ गाए जाते हैं। और वाद्य यंत्र, संगीत के लिए वो कई तरह के वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते हैं। फूंक मारकर बजाए जाने वाले बनोदिया वाद्य, ताल वाद्य जैसे मंजीरा, करताल, सुर वाले वाद्य, स्वर वाद्य जैसे बांसुरी और तार वाले वाद्य, तंतु वाद्य। और कला, खासकर वो मशहूर गोंड चित्रकला। हाँ, गोंड आर्ट तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाती है। इसकी जड़ें पारंपरिक रिवाजों में हैं। घरों की दीवारों पर मिट्टी, गोबर वगैरह से जो अलंकरण किया जाता है, उसे डिगना कहते हैं। डिगना? हाँ, ये खासकर त्योहारों या शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। मिट्टी की उभरी हुई रेखाओं से भी सजावट की जाती है। और इसी कला ने भज्जू श्याम और दुर्गाबाई व्याम जैसे कलाकारों को पद्मश्री तक पहुंचाया। ये वाकई कमाल है कि पारंपरिक कला को इतनी पहचान मिली। निश्चित रूप से भज्जू श्याम जी पद्मश्री 2018 और दुर्गाबाई व्याम जी पद्मश्री 2022, इन दोनों कलाकारों ने इस कला को दुनिया भर में एक नई ऊंचाई दी है। ये दिखाता है कि परंपरा में कितनी शक्ति और सौंदर्य हो सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं उनके धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों पर। प्रमुख त्योहार कौन से हैं? इनके त्योहार भी कृषि, प्रकृति और सामाजिक जीवन के चक्र से जुड़े हैं। स्रोतों में मड़वा, गौरी जो शायद शिव पार्वती पूजा से संबंधित हो, बिदरी पूजा बुआई से पहले अच्छी फसल के लिए, बकबंदी, हरदिली नई फसल आने की खुशी में, चेरता और मेघनाथ पूजा का जिक्र है। मेघनाथ पूजा रावण के पुत्र की? ये तो काफी अनोखी बात लगती है। हाँ, ये वाकई अलग है। और देवी देवताओं के बारे में क्या जानकारी मिलती है? क्या बहुत सारे देवी देवता हैं? गोंडों का देवलोक काफी भरा पूरा लगता है।
दूल्हा देव का जिक्र है, जो घर के या विवाह के देवता माने जाते हैं। बड़ा देव को अक्सर सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। ठाकुर देव गांव के रक्षक देवता हैं। नारायण देव, घमसेन देव जैसे और भी देवता हैं। और देवियां? देवियों की संख्या भी कम नहीं। खैरमाई देवी, बंजारिन माई, बूढ़ी माई, कालका माई, मरही माता, शायद हैजे या बीमारी से जुड़ी देवी, धुली माई, चंडी माई। ये विविधता उनके जीवन के हर पहलू से देवी देवताओं के जुड़ाव को दिखाती है। एक शब्द देवारी का भी उल्लेख है, ये क्या है? स्रोत इसे पुजारियों की एक परंपरा या वर्ग बताते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते हैं। इसके अलावा पूर्वज पूजा का भी बहुत महत्व है। इस पूरी आस्था प्रणाली, जिसमें प्रकृति, देवी देवता और पूर्वज शामिल हैं, उसे कोयापुनेम कहा गया है। कोयापुनेम? हाँ, ये उनकी विश्वदृष्टि और जीवन दर्शन का आधार है। जीवन के दो अहम पड़ाव, जन्म और मृत्यु, इनसे जुड़े क्या रिवाज है? जन्म के बाद 6वें दिन छठी होती है, जिसमें बच्चे की शुद्धि और नामकरण जैसे संस्कार होते हैं। 12वें दिन बरसी का आयोजन होता है। मंडला तर्पण नाम की एक रस्म का भी जिक्र है, जिसमें मंडप नाने वाला व्यक्ति शराब चढ़ाता है। यह शायद किसी खास पूजा या धन्यवाद ज्ञापन से जुड़ा हो सकता है। और मृत्यु के बाद? मृत्यु के बाद भी कई महत्वपूर्ण रस्में हैं। 3रे दिन तीसरा नवई होता है, जिसमें मृतक की आत्मा को भोजन अर्पित किया जाता है। 10वें दिन दशमाई की मुख्य रस्म होती है। इसमें परिवार के पुरुष सदस्य बाल मुंडवाते हैं, शुद्धि होती है और समुदाय को भोज दिया जाता है। अंतिम संस्कार कैसे होता है? दफनाते हैं या जलाते हैं? स्रोत बताते हैं कि दोनों ही प्रथाएं देखने को मिलती हैं। शायद ये परिवार की परंपरा या मृत्यु के कारण पर निर्भर करता हो। अगर दफनाते हैं तो कब्र पर पहचान के लिए पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाता है। अच्छा। दशमाई के दिन एक रस्म होती है, जिसमें पंचों के सामने महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं। ये शायद शोक अवधि की समाप्ति और सामान्य जीवन में लौटने का संकेत है। इसी दिन मौरदान भी होता है, जिसमें मृतक की आत्मा की शांति के लिए जरूरी चीजें, कपड़े, भोजन आदि दान किए जाते हैं। सिर मुंडवाने वाले व्यक्ति को माढ़ा कहते हैं, ये भी एक विशिष्ट शब्दावली है। हाँ, ये सारे रिवाज दिखाते हैं कि वे मृत्यु को जीवन का अंत नहीं मानते, बल्कि पूर्वजों की आत्मा में उनका गहरा विश्वास है और मृत्यु उपरांत भी उनका सम्मान जारी रहता है। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद हम गोंड जनजाति के बारे में क्या कह सकते हैं? हमने उनकी बड़ी आबादी देखी, जटिल सामाजिक संरचना, अनोखी विवाह पद्धतियां, व्यवसाय आधारित उपसमूह, उनकी समृद्ध कला, संगीत, नृत्य और उनके विस्तृत धार्मिक रीति रिवाज। इन सब का सार क्या निकलता है? सार यही है कि गोंड समुदाय सिर्फ एक जनजाति नहीं, बल्कि एक गहरी और जटिल सभ्यता है, जिसकी अपनी सुस्थापित सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक प्रणालियां हैं, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं और एक आध्यात्मिक विश्व दृष्टि है। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि परंपरा उनके जीवन के हर पहलू में रची बसी है। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो गांव का प्रशासन हो, परिवार के रिश्ते हों, खेती का तरीका हो या फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार, ये महज रिवाज नहीं लगते, बल्कि उनके अस्तित्व को अर्थ देने वाली संरचनाएं हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से उनकी कला को वैश्विक मंच मिला है, या उनकी भाषा द्रविड़ परिवार की होते हुए भी मध्य भारत में मौजूद है, ये बातें उनकी कहानी को और भी दिलचस्प बनाती हैं। लेकिन आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जो इन स्रोतों से सीधे तौर पर तो नहीं मिलता, पर इनकी बुनियाद पर खड़ा होता है। क्या सवाल? सवाल ये कि आज के दौर में जब आधुनिकता, शिक्षा, बाजार और बाहरी दुनिया का दखल इतना बढ़ गया है, तब गोंड समुदाय की ये सदियों पुरानी परंपराएं, ये सामाजिक संरचना, ये कोयापुनेम की विश्व दृष्टि, ये सब कैसे बदल रही हैं? क्या ये बाहरी प्रभावों को अपने अंदर समो रही हैं, या फिर इनके सामने इनके अस्तित्व का संकट खड़ा हो रहा है? ये जानना शायद अगली खोज का विषय हो सकता है।